Good morning, students. Yesterday we did lead storage battery, and today we shall start with nickel cadmium storage battery. Just like lead storage battery, it is rechargeable. Rechargeable means it is again secondary cell. If we compare it with lead storage battery, then there are certain differences between the two. It has longer life than lead storage battery. लेकिन थोड़ी मुश्किल बात यह है कि इट इज मोर एक्सपेंसिव देन लेड स्टोरेज बैटरी. वो हमें थोड़ा सस्ती पड़ती है और ये कॉस्टली अफेयर है. और ये कहाँ यूटिलाइज होती है, कहाँ आपने देखी होगी? कैलकुलेटर्स में. आमतौर पे कैलकुलेटर्स में जो है वो निकैड सेल मींस निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी वो यूज होती है. नाउ कंस्ट्रक्शन देखें इसकी. कंस्ट्रक्शन में जैसे लेड स्टोरेज बैटरी में लेड का एनोड होता था, यहाँ पे एनोड जो है वो कैडमियम का है. कैथोड लेड स्टोरेज बैटरी में PbO2 दैट इज लेड डाइऑक्साइड का था, यहाँ पे NiO2 का है, निकल ऑक्साइड का है. एंड इलेक्ट्रोलाइट इसमें KOH या Na, यूजुअली नॉट NaOH, इट इज KOH. अब एनोड पे क्या रिएक्शन होता है? कैडमियम when it comes in contact with OH negative. OH negative कहाँ से आया? इलेक्ट्रोलाइट से आया, KOH से. तो कैडमियम लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, और हमें मालूम ही है कि एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, ऑक्सीडेशन होती है. कैडमियम यहाँ पे जीरो, इट इज जस्ट न्यूट्रल, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, और इधर जाके कैडमियम जो है वो 2 पॉजिटिव हो गया, तभी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं. एंड देन उसके बाद कैथोड पर क्या होने वाला है? कैथोड पे है आपका NiO2. NiO2 मीन्स निकल इज 2 पॉजिटिव, सॉरी 4 पॉजिटिव. ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होती है ना, ये टोटल 4 नेगेटिव और ये निकल 4 पॉजिटिव. It comes in contact with water, जिस इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने के लिए वाटर डाला होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन के यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे, और निकल विल बिकम नाउ 2 पॉजिटिव, जो कि 4 पॉजिटिव था. ये बन गया NiOH ट्वाइस प्लस 2OH नेगेटिव. अब ये सारा क्या हुआ है देखें जरा. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल ने कंज्यूम किए, तो ये 2 पॉजिटिव रह गया. अब ये 2 पॉजिटिव रह गया, और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन्स हैं, 2 ऑक्सीजन जो है ये दोनों 2 नेगेटिव है. मैं यहाँ लिखी देती हूँ, ये भी 2 नेगेटिव है. अब निकल, अब ये 2 ऑक्सीजन्स ये, और 2 ऑक्सीजन ये, और 4 हाइड्रोजन ये, तो ये टोटल हो गए 4OH नेगेटिव. 4 H पॉजिटिव हैं ये, और 2 और 2, 4 ही क्या है? O2 नेगेटिव. अब ये चारों मिलके बन गए 4OH नेगेटिव. इसको जस्ट समझने के लिए, वैसे इक्वेशन में ना लिखें आप. तो अगर ऐसा हुआ है तो 4 में से 2 OH नेगेटिव जो थे वो निकल के साथ कंबाइन कर गए, और 2 OH नेगेटिव जो हैं वो
रिलीज हो गए। सो ये जस्ट हमारे समझने के लिए है। टोटल रिएक्शन हम लिखते हैं। नाउ लेट अस ऐड इट। तो कैडमियम OH, यहाँ पे ये 2OH नेगेटिव होंगे। नाउ ये 2OH नेगेटिव और ये 2OH नेगेटिव ये कैंसिल हो गए, प्लस NiO2 प्लस 2H2O, ये it gives you CdOH twice plus NiOH twice। लेड स्टोरेज बैटरी की तरह जहां पे कैडमियम का ग्रिड होगा वहीं पे कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और कैडमियम के साथ ही स्टिक कर जाएगा, और निकल ऑक्साइड के साथ ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये NiOH ट्वाइस कैथोड वाला प्रोडक्ट, ये निकल ऑक्साइड के साथ ही स्टिक कर जाएगा। तो जब रिचार्ज करेंगे तो ये सारा रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये दोनों रिएक्टेंट बन जाएंगे और ये सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। कैडमियम हाइड्रोक्साइड कैडमियम से ही स्टिक किया होगा, वहीं पे कैडमियम हाइड्रोक्साइड वहीं पे कैडमियम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वापस कैडमियम का ग्रिड फिर से रिजुविनेट हो जाएगा। और निकल हाइड्रोक्साइड जो कि निकल डाइऑक्साइड के साथ स्टिक कर रहा था, वो वहीं पे जब रिएक्शन रिवर्स जाएगा तो वहीं पे वो NiO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और कैथोड भी हमारा रीजनरेट हो जाएगा। और इसमें एक अच्छी बात क्या है कि आपने देखा कि OH नेगेटिव जो लेफ्ट हैंड OH नेगेटिव इसमें रिएक्शन में ऐसा कंज्यूम नहीं हो रहा है, मींस KOH की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। और किसी भी सेल में जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, ये मर्करी सेल में भी ऐसा हुआ था, कांस्टेंट रहे तो उसकी वोल्टेज की फ्लक्चुएशन नहीं आती, वोल्टेज कांस्टेंट रहती है उसकी। और इस सेल की वोल्टेज है, आउटपुट है 1.4 वोल्ट। निकल कैडमियम सेल की सिंगल सेल की आउटपुट ये है। बाकी फिर हम इसको अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो जैसे लेड स्टोरेज बैटरी में सिंगल सेल की वोल्टेज तो वहां भी 2 वोल्ट होती है, लेकिन हम 6 को इकट्ठा सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो 12 वोल्ट तक आउटपुट देता है एक लेड स्टोरेज बैटरी, और ये वाला 1.4 वोल्ट एक सेल देता है। और इसके सिवाय एक और खासियत क्या है कि इस रिएक्शन में कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो इस सेल को गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही है, इसलिए इस सेल को आप प्रॉपरली सील कर सकते हैं। जबकि लेड स्टोरेज बैटरी में जो था वो, क्योंकि हमें उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की भी कंसंट्रेशन कम हो रही थी तो वो डालना होता है, इसलिए उसको उतना परफेक्टली सील नहीं कर सकते। लेकिन दिस कैन बी सील्ड एज नो गैसियस प्रोडक्ट इज इन्वॉल्व इन दिस सेल। सो नेक्स्ट इज फ्यूएल सेल। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, और तीसरी चीज हमने करनी थी फ्यूएल सेल। और फ्यूएल सेल की डेफिनेशन हम कर चुके हैं कि ये वो सेल्स होते हैं जो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की एनर्जी को, रिडॉक्स रिएक्शन से क्या जनरेट होता है, एनर्जी, उस एनर्जी को ये रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन ये कैसा वाला है, बर्निंग ऑफ फ्यूएल। बर्निंग ऑफ फ्यूएल से जो एनर्जी जनरेट होगी वो हीट नहीं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, वो होता है फ्यूएल सेल। तो फ्यूएल सेल जो है, फ्यूएल सेल कुछ इस तरह का होता है, एक इस तरह से कंटेनर है ये। अब इसमें जो है ये इनलेट है और ये भी इनलेट है, यहां से फ्यूएल आता है। जैसे मान लीजिए फ्यूएल के तौर पे हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन, CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि आज कर रहे हैं H2O2 फ्यूएल सेल, सो हम किस फ्यूएल की बात करेंगे, हाइड्रोजन गैस यहां से फीड की जाती है इसमें, और इधर से ऑक्सीजन फीड की जाती है। हाइड्रोजन ने जलना होता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होनी है बेसिकली कायदे से। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये पोरस कार्बन के छेदों वाले इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों के दोनों, और इनमें सूटेबल कैटलिस्ट डाले गए होते हैं। कैटलिस्ट क्या क्या डाले होते हैं इसमें, प्लेटिनम,
पैलेडियम एंड समटाइम्स सिल्वर। ये जो इतने कॉस्टली कैटलिस्ट इसमें यूज होते हैं वो एक कारण है कि फ्यूल सेल थोड़ा कॉस्टली पड़ता है हमें ड्यू टू दीज कॉस्टली कैटलिस्ट विच आर बीइंग यूज्ड इन दीज इलेक्ट्रोड्स। एंड यहाँ पे ऐसे करके ये सर्किट के लिए, तो दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। और यहाँ पे बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स वी यूज इलेक्ट्रोलाइट। क्या है इलेक्ट्रोलाइट? सॉल्यूशन ऑफ KOH और NaOH का सॉल्यूशन भी इसमें यूज कर लेते हैं। सो नाउ लेट अस सी हाउ द रिएक्शंस आकर। होगा क्या? H2 मीन्स हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इनिशियली तो 0 है, ये एनोड का रिएक्शन है। और 4OH नेगेटिव लेगा 2H2 और ये बनाएगा 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ये जो 4 ये वाले हाइड्रोजन्स थे, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी। जब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 पॉजिटिव है। यहाँ पे टोटल 8 हाइड्रोजन हैं जिसमें से 4 ये हैं और 4 ये वाले। ये वाले हाइड्रोजन तो 1 पॉजिटिव थे और ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव थी, इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, इसीलिए 1 - 2 दैट इज ओवरऑल चार्ज इस पे 1 नेगेटिव है। तो ये वाला हाइड्रोजन न्यूट्रल था। अब इन 4 हाइड्रोजन्स ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और ये चारों हाइड्रोजन क्या हो गए हैं? 4 पॉजिटिव हो गए हैं। जब ये 4 पॉजिटिव, 4H पॉजिटिव ये, 4H पॉजिटिव ये और 4 O2 नेगेटिव, तो इन्होंने मिलके 4H2O जनरेट कर दिया। अब कैथोड पे क्या होने जा रहा है? कैथोड पे है ऑक्सीजन, O2 gaseous, and this was also gaseous. So O2 gaseous, when it comes in contact with 2 molecules of water and the 4 electrons lost here, तो क्या होने वाला है? यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है इस ऑक्सीजन की, और इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, हाइड्रोजन की +1 है। अब ये दोनों ऑक्सीजन्स इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करेंगे, तो ये दोनों ऑक्सीजन्स 2 नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों के दोनों। अब 2 ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये ऑलरेडी दोनों ही, मतलब 2 और ऑक्सीजन थे जो 2 नेगेटिव थे, तो हमारे पास 4O2 नेगेटिव और 4 ही क्या है? H पॉजिटिव, तो क्या बना देंगे मिलके? 4OH नेगेटिव। एंड देन वी सम अप द इक्वेशन। क्या होने वाला है? 2H2, वो तो ठीक है, प्लस O2 भी ठीक है, ये गैशियस, और बाकी क्या बनने वाला है? 4OH नेगेटिव कट गए, 2H2O एंड 4H2O, तो ये 4 में से ये 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रहेगा 2H2O। 4 इलेक्ट्रॉन्स। कहने को बहुत सिंपल रिएक्शन है, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किए, इन्होंने 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनाए, लेकिन इन बिटवीन यहाँ पे जब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो सर्किट में इस तरह से आ जाएंगे, और सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मींस करंट जनरेट हो रहा है, और उनको कौन कंज्यूम करेगा? बेसिकली तो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में आने का मतलब है हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी है। अब फ्यूल सेल की जो
मेन चीजें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जिनके कारण ये स्पेस में यूज हुआ था। अपोलो मून फ्लाइट्स जो थी उनमें यूज हुआ था, और इसका वेट लगभग 200 केजी था। और 200 केजी वाला जो ये था वो 11 दिन स्पेस में रहने के लिए काफी था। और इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि हम जब तक लगातार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फीड कर रहे हैं तब तक ये इट विल नॉट बिकम डेड। Because the fuels, because the chemicals are being continuously supplied. तो जब तक केमिकल्स आप सप्लाई करते हैं ये डेड नहीं होगा। दूसरी बात है, इसकी जो आउटपुट है दैट इज 0.9 वोल्ट, और एक्सपेक्टेड आउटपुट जो थी वो इसकी 1.23 वोल्ट थी। आनी इतनी चाहिए थी रिडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से, लेकिन आ इतनी रही है। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो 60 to 70% एफिशिएंसी है, जो काफी ज्यादा है बाकी डिवाइसेस की अपेक्षा। और इसकी जगह अगर थर्मल पावर प्लांट होता तो पहली बात उसकी एफिशिएंसी 40% होती है। ये बिगेस्ट एडवांटेज है इसकी। और इसकी एफिशिएंसी अपनी कितनी है? 60 to 70%। और थर्मल पावर प्लांट में वैसे भी पहले हीट से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे टर्बाइंस को मूव करवाएंगे, और बहुत सी उसमें वेस्टेज और एनवायरमेंटल पोल्यूशन का इशू बहुत होता है। लेकिन इसकी तीसरी मेजर एडवांटेज क्या आती है कि नो पोल्यूशन प्रॉब्लम, नो pollution as it is in thermal plants or other devices. So थर्मल प्लांट में तो हम जैसे फॉसिल फ्यूल या कोल वगैरह बर्न करेंगे तो उससे धुआं और बाकी अनवांटेड गैसेस कई एनवायरनमेंट में जाती हैं, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिफिकल्टीज, डिसएडवांटेजेस नहीं, डिफिकल्टीज क्या क्या रहती हैं? सबसे पहली डिफिकल्टी जिसके बारे में मैंने जिक्र किया भी था कि इसमें जो कैटलिस्ट यूज होते हैं, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स के अंदर, वो बड़े कॉस्टली होते हैं। तो थोड़ा वो कॉस्टली अफेयर होने के कारण दिक्कत आती है। दूसरा, इसको हैंडल करना लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, क्योंकि इसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से डील कर रहे हैं, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इन गैसेस को हैंडल करना मुश्किल होता है। और तीसरी बात क्या है, इसमें देखो रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन है वो गैसियस है, ऑक्सीजन है वो गैसियस है, इलेक्ट्रोलाइट है KOH वो लिक्विड है, कैटलिस्ट है, मान लीजिए पैलेडियम यूज कर रहे हैं, वो सॉलिड है। 3 फेजेस में चीजें यूज हो रही हैं। रिएक्टेंट गैसियस फेज में है, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फेज में है, और जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज में है। तो इन तीनों डिफरेंट फेजेस की चीजों को कांटेक्ट में लाना, इनका रिएक्शन को कंट्रोल करना, जब डिफरेंट फेजेस में 3 चीजें हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। और चौथी प्रॉब्लम क्या है, जो KOH इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं, इट इज हाईली कोरोसिव। कोरोसिव मीन्स जिस बर्तन में इसको KOH को रखा जाता है उसी बर्तन को ये डिके करवा देता है। ये एक दिक्कत आती है हमें इलेक्ट्रोलाइट विच इज बीइंग यूज्ड। इलेक्ट्रोलाइट आप NaOH यूज करेंगे वो भी कोरोसिव होता है और KOH भी कोरोसिव है। तो इस तरह से आपका फ्यूल सेल भी कंप्लीट हो गया। अब हमने प्राइमरी, सेकेंडरी सेल्स और साथ में फ्यूल सेल ये तीनों सीख लिए। थैंक यू।